स्टॉक मार्केट टुडे सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट वीएलए अंबाला जी भी जुड़ चुकी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू द्विवेदी जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग मैम। सबसे पहले मैं जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं एक बार यस। फिर कमाल दिखाया है, जो अनुमान थे उससे काफ़ी बेहतर रहे हैं। 8.2 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 8.2% की मजबूत विकास दर दर्ज की गई है। इन आंकड़ों को कैसे देख रहे हैं मैम? कितना सपोर्ट मिलेगा बाजार को? गैप अप ओपनिंग में तो सपोर्ट कर देगा, तो ये एक बहुत ही जो रिजल्ट है जीडीपी का, इसने सबको सरप्राइज किया है इंक्लूडिंग मी। हम्म। बिकॉज जो इम्पैक्ट ट्रेड पॉलिसीज के बाद दिखना चाहिए था, जो एक्सपेक्टेशन थी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इनफैक्ट हमारे मार्केट में, तो वो इम्पैक्ट उसको बीट करके जो जीडीपी का डेटा आया है ये बहुत सरप्राइजिंग है। और मेरे हिसाब से आज जो गैप अप ओपनिंग हो रही है ये उसी के अकॉर्डिंग दिख रही है हमें। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखें कि क्या ये सस्टेनेबल इम्पैक्ट होगा, तो मेरा एक और व्यू है ब्रिज जी, कि हम्म। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है अभी। एक तो हमारी जीडीपी 8.2% से ग्रो हो गई है, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज जहां पर डी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी एक्चुअली, दूसरी चीज अगर हम डॉलर अगेंस्ट यूएस अपना इंडियन रुपये अगेंस्ट यूएस डॉलर देखें तो लाइफ टाइम लो पर है। तो जीडीपी का ये जो डेटा है ये हमें एक शॉर्ट टर्म इंपल्सिव अपसाइड की मूवमेंट तो दिखा देगा, विच इज लाइक कि हम गैप अप ओपन हो जाए। बट जो कोर है वो ये है कि हमारी जीडीपी, जो हमारा जो करेंसी है, वो डेप्रिशिएट अभी भी हो रहा है। तो ये जो एक डेंट है, ये जो अंडरस्कोर बोल्ड लाइन है कि इंडियन करेंसी अगेंस्ट यूएसडी डिक्लाइन हो रहा है, इसकी वजह जो सेंटिमेंट है वो सस्टेन नहीं हो पाएंगे। तो ये एक मेरा व्यू है जो अभी फिलहाल मार्केट में सस्टेन हो सकता है। इनफैक्ट अभी भी अगर हम देखें तो रिलायंस का मेजर सपोर्ट था। अब रिलायंस थोड़ा बहुत एक छोटा बहुत एक पुल बैक के बाद में वापस से हो सकता है कि रिलायंस फिर से चले, तो निफ्टी में इंडाइसेस लेवल पर अपसाइड की मूवमेंट कंटिन्यू हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए ये दो मेन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ये दो मेन चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो चीज़ें बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। गैप अप ओपनिंग के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, जैसा मैम बता रहे। लेवल्स मैम आपने बताया, तमाम चीज़ें बताई। स्टॉक्स को लेकर लगातार सवाल आ रहे हैं दर्शकों के, उनके सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे लेंसकार्ट पर राय जानना चाहूँगा। Q2 के नतीजे आए, काफ़ी बेहतरीन भी नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 102 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट दिखाई दे रही है। साल दर साल देखें तो 19% की ज़्यादा की बढ़त दिखाई दे रही है। मैम क्या राय रखते हैं स्टॉक को लेकर? आपके क्या व्यू रहेंगे रिजल्ट के बाद? देखिए, ये तो एक एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट हम्म। थोड़े बहुत अच्छे आ सकते हैं। मतलब इसमें सरप्राइज नहीं हुआ है मार्केट को। तो जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें जरूर एक बार हाथ आजमा सकते हैं। अभी ये 410 पर क्लोज हुआ है, एंड मोस्ट लाइकली आज की जो इंट्राडे रेंज बन सकती है वो 400 से लेकर के 430 के आसपास ओपनिंग रेंज आपको मिलने के चांसेस बन रहे हैं। तो आप इसमें एक कॉल साइड, एक लॉन्ग ट्रेड जरूर प्लान किया जा सकता है। हाउएवर द वैल्यूएशन इज स्टिल एक्सट्रीमली ऑन हायर साइड। तो वैल्यूएशन कूल ऑफ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी अगर ऊंचे स्तर पर अगर ये जाता है तो भी वहां से भी सेलिंग का प्रेशर बनेगा। बट स्टिल न्यूज बेस अगर आपको एक ट्रेड प्लान करना है तो आप 400 के आसपास इसमें एक कॉल यानी एक लॉन्ग साइड की पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं, मेक विद स्टॉप लॉस एट 370। एंड इसके अगेंस्ट जो टारगेट्स हम देख सकते हैं 445 से लेकर के अप टू, यानी एक नया हाई 445 से लेकर के हम लोग 470 तक के भाव देख सकते हैं। बट जस्ट कीप योर एक्सपोजर लिमिटेड, क्योंकि अभी भी इसकी जो वैल्यूएशन है वो कंफर्टेबल नहीं है। जी बिल्कुल, ये राय है मैम का लेंसकार्ट को लेकर। इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। मैम वोडाफोन आइडिया पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा। अभी जो कुछ आंकड़े आए हैं वो मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं। अक्टूबर अगर देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया ने करीब करीब 20 लाख सब्सक्राइबर खोए हैं। वहीं अगर सितंबर के यहाँ पर देखें तो 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब दुगना रहा है। वहीं रिलायंस जियो का अगर देखें तो अक्टूबर में 20 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं। भारतीय एयरटेल की बात की जाए तो इसने भी ऐड ऑन ही किया है 12 लाख से ज़्यादा के सब्सक्राइबर। और एयरटेल की बात की जाए तो सितंबर अक्टूबर के अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ आंकड़े जोड़े हैं। भारतीय एयरटेल का अगर देखा जाए तो बेहतरीन रहा है, उतना वोडाफोन और आइडिया का भी ठीक ठाक ही रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने ज़्यादा खोए हैं इस वक्त सब्सक्राइबर। तो आने वाले समय पर जो चीज़ें दिखाई दे रही मैम वोडाफोन आइडिया को लेकर, क्या लग रहा है? क्या यहाँ से प्राइजेस और गिरावट दिखाई दे सकते हैं क्या?
डाउनसाइड या कोई पोजीशन बनानी चाहिए या दूर रहना चाहिए? भी थोड़ा सा डाउनसाइड पॉसिबल है। इनफैक्ट जब ये 11 रुपए हिट किया था उसके बाद ही हमने सजेस्ट किया था कि रुकिए, 9 से 9.5 रुपए के आसपास ये आएगा। उस कंडीशन में, उस रेंज में फिर से एक बाइंग देखी जा सकती है। सो इन माय ओपिनियन 9 से 9.5 रुपए का भाव आना तो वेरी लाइकली है। अभी ये पिछले सेशन में 9.96 के पास क्लोज हुआ है। हो सकता है कि आज गैप डाउन ही हो जाए, और ये एक बड़ी न्यूज है। एक ऐसी कंपनी के बारे में, देखिए सिंपल है, एक पाई है, एक केक का एक पूरा केक है। अगर किसी के यूजर बेस घट रहे हैं, दूसरे के भी घट रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर आपके यूजर घटे और दूसरे के बढ़ गए हैं, विच इज जियो, तो इससे सीधा सा इम्पैक्ट है कि आपकी जो पोजिशनिंग है वो धीरे धीरे, आपका जो मार्केट साइज है वो कम हो रहा है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर अगर आप प्राइजेस बढ़ा भी देते हो तो भी आपका एक्टिव यूजर बेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एआरयूपी के लिए। सो इट्स अ डेंट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका असर हमको प्राइस में डिक्लाइन में दिखेगा। इसका असर प्राइजेस पे दिखाई देगा, वो भी डिक्लाइन वे में। तो आप लोग ऑलरेडी मैम ने बताया था जब 11 के आसपास था प्राइजेस वोडाफोन आइडिया का, तब भी कहा था प्राइजेस में और गिरावट आ सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है स्क्रीन पर शो किया जा रहा है बीते कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का, तो यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है। मैम एनसीसी पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा। करीब कंपनी को अगर देखें तो 530 करोड़ रुपए के 3 एडिशनल ऑर्डर मिले हैं। अलग अलग ऑर्डर है, वाटर डिवीजन में ऑर्डर मिला है, बिल्डिंग डिवीजन में ऑर्डर मिला है। स्क्रीन पर शो भी किया जा रहा है जो ऑर्डर्स मिले हैं। कैसे देख रहे हैं मैम स्टॉक्स को, कैसे देख रहे हो? ऑर्डर तो मिला ही है, ओवरऑल आपके क्या व्यू है स्टॉक को लेकर? देखिए कंपनी की ऑर्डर बुक तो ठीक ठाक है, और अभी के समय में जो वैल्यूएशन देख रहे हैं तो वैल्यूएशन सेक्टर, आई मीन एक्सपेंसिवनेस जो हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, फिर उसके साथ उसकी मल्टीपल्स में, तो बहुत ही डाइजेस्टेड है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देयर इज नो प्रॉफिट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देयर इज नो प्रॉफिट। बट अगर हम इस चीज को देखें तो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। इन माय ओपिनियन नाउ, अगर ये हमको, जैसे हमने बोला भी था कई बार कि 170 के आसपास आएगा, एंड लास्ट सेशन में ये 171 के आसपास ही क्लोज हुआ है। सो आज अगर हमें ये, आई एम गिविंग अ वाइड रेंज जिससे कि एक्शन लिया जा सके। 165 से लेकर के 175 की रेंज में ऑन अ ग्रेजुअल मोड इसमें बाइंग ली जा सकती है फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू हैव अ व्यू फॉर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म का भी व्यू अगर आप रख रहे हैं, तो 1 महीने से कम 4 मंथ्स का अगर आपका व्यू है, तो यहाँ पर एक बॉटम बाइंग की कोशिश की जा सकती है, जिसमें कि हमारे जो टारगेट एक्सपेक्टेंसी हम रखेंगे कम से कम 185 का पहला टारगेट होगा, एंड स्ट्रेस्ड टारगेट हमको 200 तक दिख सकता है विद अ वेरी मिनिमल स्टॉप लॉस एट 157। तो मेरे हिसाब से इसमें अभी रडार पर रखना चाहिए, ग्रेजुअल मोड पर बाइंग करनी चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर बाइंग की सलाह दी जा रही है। एनसीसी में जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं उन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। हालांकि स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया वो लगाकर ज़रूर आप लोग चले। मैम एनटीपीसी पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा। सिन्नर थर्मल पावर प्लांट के लिए रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी मिल गई है। जो क्लोजिंग रहा है 326 के करीब का क्लोजिंग भाव है। इसके अलावा एनसीएलटी दिल्ली ने भी रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। कैसे देख रहे हैं मैम स्टॉक को एनटीपीसी के? एक छोटे रिस्क पर एक फर्स्ट अटेम्प्ट तो बिल्कुल किया जा सकता है। 326 के पास पिछले सेशन में हुआ ये क्लोज, और लगभग हम सिर्फ 312 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस ट्राई करके इसमें एक टारगेट के लिए प्लान जरूर किया जा सकता है, रेंजिंग फ्रॉम 335 टू 355। तो इसमें एक छोटा रिस्क है, लेने की कोशिश करनी चाहिए। वैल्यूएशन वाइज अभी फिलहाल ये ठीक है। मैम पेटीएम पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा। इसको लेकर भी तमाम चीज़ें डेवलपमेंट आई हैं। जैसे सब्सिडरी को देखा जाए तो ट्रांसफ़र किया गया ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट्स बिजनेस को। इसका जो क्लोजिंग रहा है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का 1320 के करीब की क्लोजिंग रही है। ओवरव्यू क्या रहेंगे मैम इसको लेकर, इस स्टॉक को लेकर? देखिए ब्रजी, अगर ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा 1240 का, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल इसको अभी भी बाय करने में कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपकी बाइंग ये मान के चलें कि बाइंग तो महंगी है, और लेकिन ये काउंटर ऐसा बन रहा है कि जिसको अवॉइड करना इस काइंड ऑफ कि आप एक अपॉर्चुनिटी को अवॉइड कर सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन व्हाट आई सजेस्ट एंड व्हाट आई सी हियर कि अगर आप 1300 के आसपास बाइंग में आ रहे हैं तो आप आइए। स्टॉप लॉस रखिए एक छोटा सा 1240 का। अगर आप एक से दो हफ्ते का ट्रेड प्लान कर रहे हो जिसमें कि टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1450 तक। बट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आज से 2 साल आप इसको हाथ नहीं लगाएंगे, देन आई वुड सजेस्ट
कि करंट प्राइस से बाय करके हर 5% के छोटे छोटे डिप्स पर इसको एक्यूमुलेशन करिए थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको एक एवरेज बाइंग जो है लगभग आपकी एवरेज बाइंग 1200 की बच जाए, और इसको 2 साल के लिए होल्ड करिए, इसमें पोटेंशियल है। पेटीएम आज चल रहा है 1320 के आसपास, स्प्लिट्स भी होंगे फ्यूचर में डेफिनेटली, जो इसकी प्राइस लिक्विडिटी बढ़ाने के हिसाब से, दैट्स माय ओपिनियन। और आराम से ये आपको 1500 से लेकर के 2000 के भाव तो आराम से दिखाएगा, अगर मैं सिर्फ 3-4 क्वार्टर्स की बात करूं तो। बाकी अगर आप इसको 2 साल तक होल्ड करते हैं तो और भी ये आगे जा सकता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड गेन इन दिस, लेकिन इन्वेस्टिंग के माइंड से ज्यादा बेटर अप्रोच होगी रादर कि हम इसको सिर्फ ट्रेड करें। जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पेटीएम मैम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बेहतर लग रहा है। लंबी अवधि के नज़रिए से आप लोग निवेश करके चल सकते हैं, ये मैम की राय है। मैम बैंक निफ्टी के रेंज भी बता दीजिए। ऑलरेडी दर्शक कई सारे पूछ रहे कि बैंक निफ्टी का क्या कुछ रेंज दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही आपसे पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर भी आपसे व्यू जानना चाहूंगा। जी देखिए, बैंक निफ्टी में आज के दिन सिंपल सा है कि अगर हम एक मैं सिंपल एक रेंज देती हूँ। अभी पिछले सेशन में हम लोग क्लोज हो गए 59,750 के पास में, एंड हम लोग गैप अप ओपन हो रहे हैं, जैसे कि इसमें निफ्टी इंडेक्स भी इंडिकेट कर रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी। अगर आज की डेट में एक मैं सिंपल सेल और राइज का एक लेवल देती हूँ कि जहां पे सेल किया जा सकता है, इन केस अगर हम 60,000 के पार 60,120 के आसपास आज खुलते हैं या फिर ट्रेड भी होते हैं, तो 60,120 से लेकर के 200 ये जो रेंज है, ये सेल ऑन राइज के लिए एक रेंज बननी चाहिए। जबकि अगर हमको एक बाय का ट्रेड प्लान करना है, तो ब्रिज जी हमारा एक बाय का ट्रेड इससे पहले 59,650 से पहले, और एक रेंज समझ लीजिए 59,570 से पहले, ये जो 70 पॉइंट की रेंज है इससे पहले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉन ट्रेडेबल रेंज होगी। तो या तो एक्सट्रीम सपोर्ट पर बाय करना है या फिर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पर। तो आज की मार्केट में ये 2 लेवल मार्क करके रखिए, 2 रेंज मार्क करके रखिए, और जैसे प्राइस यहाँ पर आता है रेजिस्टेंस पर सेल का ट्रेड, एंड ये जो सपोर्ट आपको सजेस्ट किया है 59,650 59,650 एंड 59,570, ये सपोर्ट रेंज है। इस सपोर्ट रेंज में हम बाय के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस आप चाहे सेल का ट्रेड प्लान करें, अगर आपको प्राइस रेजिस्टेंस पर मिल रहा है या सपोर्ट पर मिल रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखिए, एंड आराम से आपको 70 से 200 पॉइंट का एक डायरेक्शनल ट्रेड आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी बनाकर आप लोग चल सकते हैं। मैम ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आएंगे आज, क्या राय रहेगी, किन स्टॉक्स पर फोकस रहना चाहिए? देखिए, ऑटो के जो नंबर आ रहे हैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो को मैं एक बार आपको ना एक चीज में डिस्क्राइब करना चाहती हूँ फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। देखिए, अभी हम लोग इंडेक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है, कुछ ही इंडेक्स ऐसे बचे हैं इंडाइसेस जो अभी निचले स्तर पर है, अदरवाइज एनर्जी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, ये सभी जो है ऑल टाइम लो हाई के आसपास ही अभी चल रहे हैं। थोड़ा बहुत पुल बैक है, बट मोस्टली पिछले सेशन में पिछले महीने में ज्यादातर ने न्यू हाई टच किए थे। उनमें से एक है आपका निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो को अगर आपको देखें, एक मेजर ट्रेंड जो है वो अभी भी बुलिश है, और जो गवर्नमेंट के 2 मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप ऑटो इंडस्ट्री को आगे के लिए ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके आगे के ट्रेंड को डिसाइड करने वाले हैं। नंबर 1, जो जीएसटी रिडक्शन हुआ है वो प्राइस में दिखा, हालांकि नंबर ऑफ व्हीकल उतने जो बिके वो पुराने ओनर्स के ही थे। नंबर 2, जो हमको यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि जो पुराने व्हीकल का फिटनेस टेस्ट होता है, राइट, एक न्यूज आई है कि पहले वो 10 साल तक 15 साल तक होती थी, वो रिड्यूस होकर के अभी 10 साल हो जाएगी। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो एंट्री लेवल के जो व्हीकल ओनर्स हैं उनको रीबाइंग करनी पड़ेगी। तो जिसकी वजह से हम एक्सपेक्टिंग कि यस, जो नंबर है नंबर्स में हमको बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। और फिलहाल अगर हम ओवरऑल निफ्टी ऑटो इंडेक्स को देखें तो 27,700 के आसपास ही अभी है, एंड जब तक इंडेक्स लेवल पर हम ट्रैकिंग जब कर रहे हैं तो 27,550 के भाव को एज अ सपोर्ट हम ट्रैक कर सकते हैं। आप इसको आराम से ट्रैक करिए, और इसके हिसाब से आपको 28,000 तक ये जाते हुए दिख सकता है, मोस्ट लाइकली इन दिसंबर। नाउ हम लोग कौन से स्टॉक्स पर यहाँ पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं? सो मेरे हिसाब से हमें एमएनएम को पर नजर बना करके रखनी चाहिए। एमएनएम पिछले सेशन में 3,760 के आसपास क्लोज हुआ, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अपसाइड का एक छोटा सा ही एक कॉल ट्रेड बनता है, फ्यूचर्स में भी, ऑप्शंस में भी, एंड इक्विटी में भी। नाउ 3,650 का एक छोटा
क्लोजिंग बेस्ड एक स्टॉप लॉस लगा करके हम यहाँ पर एक अपसाइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसमें कि 3810 से लेकर के यानी नया हाई 3900 तक के भावों को दिख सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा अगर डिप आ जाए 1% 2% का, तो यहाँ पर हमें डिप में एंट्री बनानी है। एमएनएम में एक अपडेट भी है मैम, ऑलरेडी कंपनी ने दोहराया भी है कि ईवी और आईसीई सेगमेंट में देखें तो प्रीमियम एसयूवीज पर जोर देगी, कंपनी ने ये चीज़ भी बताई है और इससे उनकी लीडरशिप और मजबूत होगी, ये बयान है। तो इस स्टॉक पर लेकर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। मैम एक चीज़ आपसे पूछना ही भूल गया, स्टार्टिंग में ही हम लोग पूछते थे, टॉप पिक्स में आज क्या सजेस्ट करेंगे आप, किन स्टॉक्स पे फोकस रहेगा? व्यूवर्स जो है काफ़ी समय से सवाल भी पूछ रहे हैं कि आज किन स्टॉक्स पे नज़र बनाएं। तो मेरी आज लिस्ट तो आज मेरे पास काफी है। जी। मैं पार्डन अमंडा वेदर, तो थोड़ा सा प्लीज मेरे साथ बेयर कीजिएगा। हाल तो हर जगह एक जैसे ही है, दिल्ली लेकिन में भी फिर ठंड ज्यादा है तो यहाँ पर भी वही है, यस कोल्ड कफ सेम। यस यस ठंडी काफी है। देखिए आज हम वेल्सपन लिविंग जो पिछले सेशन में लगभग 101, अच्छा पहले डिस्क्लोजर ही हमारे मेंबर्स के पास है। हम्म। तो ये ऑलरेडी पिछले सेशन में 12% से ज्यादा का इसने क्लोजिंग किया है, और आज अगर हमें 144 के आसपास भी कोई बाइंग मिलती है तो हमें एक बाइंग का व्यू लेकर के यहाँ पर चल सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस रहेगा 136 का एंड एक्सपेक्टेड टारगेट 1 से 3 दिन का जो व्यू लेकर के मैं चल रही हूँ, एक्सपेक्टेड टारगेट हमें 155 से लेकर के 167 तक मिल सकते हैं। सो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, स्विंग ट्रेड इसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पर एक बनने की पॉसिबिलिटीज बन रही है। और एक दूसरा है एम्बर। एम्बर इंडिया अगर हम देखेंगे, एम्बर इंडिया जो 7181 पर पिछले सेशन में क्लोज हुआ है, तो द्विवेदी जी अगर आज हमें ये इसी क्लोजिंग के आसपास मिल जाता है तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे लगभग 6800 का। इनकेस अगर किसी वजह से गैप डाउन ऊपर होता है लगभग 7000 पर, तो भी स्टॉप लॉस होगा 6800 का ही। और यहाँ से जो टारगेट की मैं देख पा रही हूँ वो 7350 से लेकर के 7670 तक टारगेट्स हमको यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके बाद भी इसमें पॉसिबिलिटीज है, बट उसके लिए व्यूअर्स चाहे तो इसको ट्रेल कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से ये दो स्टॉक्स हैं जो हम एज स्टॉक ऑफ द वीक के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। एक स्टॉक है जो थोड़ा इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखे तो ज्यादा बेटर होगा, राजेश एक्सपोर्ट। 186 पर ही पिछले सेशन में क्लोज हुआ है राजेश एक्सपोर्ट। और यहाँ अगर हम एक नजरिया देखें थोड़ा मिड टर्म इन्वेस्टिंग का, तो यहाँ ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी बनती है। 186 से लेकर के 178 तक ये बाइंग रेंज है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे सिर्फ 170 का, और इन्वेस्टिंग के थ्रू, मिड टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू भी यहाँ पर आराम से 205 से लेकर के लगभग 220 तक के भाव दिख सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स है, 2 ट्रेडिंग के हिसाब से, स्विंग ट्रेड के हिसाब से, और राजेश एक्सपोर्ट मुझे मिड टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ठीक लग रहा है। जी बिल्कुल, 3 स्टॉक्स रिकमेंड किए जा रहे हैं मैम की ओर से, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से राजेश एक्सपोर्ट्स पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। लंबी अवधि के नज़रिए से अगर देखें तो ये स्टॉक मैम की नज़र से बेहतरीन नज़र आ रहा है। मैम यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, दिसंबर मंथ आ गया, नेक्स्ट ईयर भी है, तमाम चीज़ें हैं, अगर इस साल देखें तो बहुत ज़्यादा बाजार ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, अंडर परफॉर्मेंस ही रहा है। कई सारे फंडामेंटल्स है, रुपये कमज़ोर हुआ है। इसके अलावा अगर सरकारी कर्ज सप्लाई की वजह से बॉन्ड पर भी दबाव रहा है, टैरिफ हमने देखा जिसका इम्पैक्ट देखा। अगला साल कैसा लग रहा है? क्योंकि यहाँ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें अगर देखें तो मॉर्गन स्टैनली हो गया, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स अगले साल जो भारतीय बाजार में मजबूत वापसी की संभावना जता रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं मैम, अगला साल क्या नजर आ रहा है? अगला साल बेहतर है, और अगर इंडेक्स लेवल पे बोलो कि इंडेक्स लेवल पर कहाँ होंगे, तो पहले तो स्टेटमेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें अगर देखें तो मॉर्गन स्टैनली हो गया, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स अगले साल जो भारतीय बाजार में मजबूत वापसी की संभावना जता रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं मैम, अगला साल क्या नजर आ रहा है? अगला साल बेहतर है, और अगर इंडेक्स लेवल पे बोलो कि इंडेक्स लेवल पर कहाँ होंगे, तो पहले तो स्टेटमेंट कि रिलायंस अभी भी लीड करेगा पूरा साल, क्योंकि रिलायंस की जो डेवलपमेंट दिख रही है, जिस तरह से बिजनेस मॉडल, नए नए बिजनेस मॉडल्स को पोर्टफोलियो में ला रहे हैं वो, तो इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में हमको और दिखेगा। तो यस, अगर एक नंबर हम देखें कि कहाँ तक, तो आराम से अगर एक सिंपल सा स्टेटमेंट, अभी हम लोग एज ऑफ नाउ हम लोग क्लोज हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये साल क्लोज होगा लगभग 26,500 के आसपास से लेकर के 26,200-300 की रेंज में, ये वाला जो साल है।
लेकिन डाउन द लाइन अगला साल आराम से अगर हम देखें तो लगभग 29,000 का भाव तो आना चाहिए, और ये ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है, वी आर एक्सपेक्टिंग विद इन द रेंज, और ये पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक फिटेस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक रूल चलता है। इतने सारे ऑड्स मार्केट में हुए, कई बार हुए, कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, चाहे वो वॉर हो, चाहे वो ट्रेड टैरिफ हो, फिर वो हमारी जो फ्यूल को लेकर के हमारी डिपेंडेंसी है उसको पुश करना हो, उसको प्रेस करने की कोशिश करनी हो। बट इन सब बातों के बाद भी आप देखिए कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द DII पॉइंट ऑफ हैंड्स थ्रू द रिटेल सेगमेंट वो मार्केट में बढ़ा ही है। तो मार्केट लेवल पर, इंडेक्स लेवल पर, यस आई एम एक्सपेक्टिंग कि 29,000 तो अगले साल तक हम लोग देखेंगे, अगले दिसंबर तक क्लोजिंग बेस पर। बट करेंसी डेप्रिशिएट होगी कि नहीं, यस मुझे लगता है कि करेंसी लेवल पर रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टेड व्यू हैं, लेकिन आई मीन ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। एक तरफ मार्केट अगर आपकी चले तो आपकी करेंसी उतनी डेप्रिशिएट नहीं होनी चाहिए, आपकी जो थर्ड वर्ल्ड में अगर आपकी काउंटिंग होने लग गई है फिर से, सो दिस इज समथिंग अलार्मिंग। बट एज आई सेड कि मार्केट क्यों चल सकती है, रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है और आगे भी होगा, जिसकी वजह से DII के थ्रू इन्वेस्टमेंट मार्केट में आएंगे, जो कि इसको आगे लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट में अगले साल बढ़त देखने को मिल सकती है, मैम की राय है। 29,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं ना मैम? यस पॉसिबल है, 29,000 का रीजन टारगेट दिया। जी 29,000 का टारगेट लेकर चल रहे, लेकिन करेंसी अभी भी वीक नजर आएगी, अगले साल भी ये संभावना नजर आ रही है। मैम तमाम स्टॉक डिस्कस किए, अभी भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन आधे घंटे का ही शो होता है, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? देखिए बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हो गए हैं, न्यूज एक्चुअली आउटलुक भी, तो हो सकता है कि स्टॉक शफलिंग विद हमारे मेंबर्स के पास में रहे, जो स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए हैं या जो मुझे याद है वो मैंने ऑलरेडी इन बिटवीन द शो बताई ही है। बाकी टू बी स्पेसिफिक माय पोर्टफोलियो, ऐसा स्टॉक नहीं था जो मेरे पोर्टफोलियो में है या फिर उसका नाम हमने शो में लिया है, सो दैट्स ऑल। बाकी तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड वन शुड अंडरस्टैंड द इन्वॉल्व रिस्क। और बाकी स्टॉक्स में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के नजरिए को मैं क्लियर करती हूँ जहां पर, तो उसको आप उसी तरह से हैंडल करें, क्योंकि कई बार आप सिर्फ एक मोमेंटम प्ले करते हो, बट समटाइम्स यू आर ट्राइंग टू अनलॉकिंग द वैल्यू, तो उस चीज को समझे। जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीज़ है, उसको समझ के जिस तरह से मैम कॉल्स दे रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग पोजीशन बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।